इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा। जय हिंद। भारत का इतिहास कई एक साल पुराना रहा, लगभग हजारों साल पुराना रहा। हमारे देश के कई योद्धाओं ने हमारे देश के लिए अपने जान की आहुति दी है, जिसके लिए उन्होंने तनिक भी संकोच ना किया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैसे ही एक महायोद्धा, मेवाड़ के महाराजा शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करने वाले हैं। देश और लोगों के प्रति प्रेम, उनका जीवन, उनका त्याग और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ जो शायद आप जानते ना हों, उसे भी सुनाई जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप को जितना आप बहादुरी के बारे में जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि ये एक बहुत बहादुर इंसान थे, ये एक बहुत बहादुर राजा थे। वैसे ही इनके दरिया दिली और प्रजा से प्रेम जग जाहिर है। इनकी वीरता तो विश्व विख्यात है ही, साथ ही साथ इनके संघर्ष, जिन्होंने स्वाधीनता को अपनाया, मुगलों के सामने कभी सर ना झुकाया। उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन चुना और कई एक साल उन्होंने जंगलों में बिताया। इस योद्धा का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में जीवंताबाई और उदय सिंह द्वितीय के घर होता है। इनका बचपन का नाम किक्का था। इनकी माता जीवंताबाई कृष्ण की पुजारन थी और एक सिद्धांतवादी महिला थी, जिसका प्रभाव महाराणा प्रताप पर भी दिखता है। इनका पालन पोषण इसी ढंग से किया गया। ये बचपन से बहुत हट्टी, बहुत जिद्दी और एक अनुशासित। ये बचपन में जब खेलते थे बच्चों के साथ, तो उस वक्त भी ये राजा महाराजाओं वाला ही खेल खेला करते थे। इनके पास एक गजब तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, जिसे लोग देख के प्रभावित होते थे। एक सामाजिक व्यक्ति, लोगों के बीच रहने वाला, सबका प्रॉब्लम समझने वाला, ऐसे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मुगलों के आक्रमण के कारण मेवाड़ त्याग कर अरावली में डेरा डाल लिया और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई इन्होंने। हालांकि कुछ समय बाद महाराणा प्रताप इसको फिर वापस छीन लेते हैं, फिर इस पे अपना सत्ता स्थापित करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं कि उस वक्त हुआ क्या था जब उदय सिंह द्वितीय महल में थे। महाराणा प्रताप की उम्र तब लगभग 27 साल की थी। अकबर आता है कुछ सैनिकों के साथ और महल के बाहर आकर डेरा डाल देता है। ऐसे में होता क्या, धीरे धीरे वो चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो भी चीज़ें, राशन पानी जो अंदर जानी थी किलों में, उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये बात धीरे धीरे उदय सिंह द्वितीय के साथ साथ सारे दरबारियों को पता लगता है। फिर उदय सिंह को सलाह दी जाती है कि आपको इस वक्त महल छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त महाराणा प्रताप क्या करते हैं, महाराणा प्रताप कहते हैं कि महाराणा प्रताप जीत पे अड़ जाते हैं, मुझे मुगलों से लड़नी है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। हालांकि बड़े बुजुर्ग और जो राज दरबारी थे सब समझाते हैं, तो महाराणा के साथ साथ उदय सिंह द्वितीय को भी वहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि पहले के ज़माने में एक किला बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। अगर वो किले पे आक्रमण करता है और वो किले को जीत लेता है, मतलब उस स्टेट को जीत लेता है। हमने अक्सर सुना है कि अकबर महान था, अकबर पे कोई दाग नहीं था। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमारी छप गई और आपकी छुप गई। उदय सिंह द्वितीय और महाराणा प्रताप को महल से जाने के बाद अकबर महल में एंट्री करता है। उसमें बहुत सारी औरतें मौजूद थी उस वक्त, वो सब के सब जौहर परफॉर्म कर लेती। और उसमें जो कुछ निहत्थे लोग थे, अकबर उन्हें सब निहत्थे लोगों को, कम से कम 30 से 35 हज़ार लोग थे, सबको अकबर कटवा देता है। ये उसके जीवन पे एक दाग है, जिसे बहुत कम ही बताया और सुनाया जाता है। जब महाराजा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर को अपना नया राजधानी बना लेते हैं, अब बारी आती है सत्ता सौंपने की। तो उदय सिंह द्वितीय की लगभग 20 पत्नियां थी। उन सारे पत्नियों में से महियानी वट जो थी, ये सबसे प्रिय थी उदय सिंह द्वितीय की। और महियानी के ही पुत्र थे जगमल राणा।
महियानी अक्सर बोला करती थी उदय सिंह द्वितीय से कि जगमल को गद्दी पर बैठाया जाए। जगमल भी खुश थे कि मैं राजपूतों का नेतृत्व करने वाला हूँ, मैं एक सम्राट बनने वाला हूँ। वैसे महाराणा प्रताप को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। अगर कायदे से सोचा जाए तो महाराणा प्रताप ही डिजर्व करते थे गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप को इन सब सारे चीज़ों में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। ये एक सामाजिक इंसान थे, सबको बराबर सम्मान देना। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेतक इंसान तो इंसान, साथ ही साथ ये जानवर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उदय सिंह द्वितीय जगमल को गद्दी पर बैठा देते हैं और कुछ समय बाद उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जगमल जब गद्दी पर बैठते हैं, सत्ता में आते हैं, एक राजा बन जाते हैं, तो ये अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। भोग विलास वाली जीवन इनकी शुरू हो जाती है। प्रजा का बात ना सुनना, प्रजा त्राही त्राही करती है। इनके व्यवहार से, इनके शासन से कोई खुश नहीं है। जितने कोर्ट में रहने वाले मंत्री परिषद थे, मंत्रिमंडल जो थी, महाराणा प्रताप के पास जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप की छवि ही अलग थी हमेशा से। इनमें गजब की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल थी, सामाजिक आदमी थे, सबको इनसे प्रेम रहता था, साथ ही साथ भयंकर पर्सनालिटी, लोग इनसे काफ़ी प्रभावित थे। सबको यही लगता था कि अगर राजपूतों को नेतृत्व करने वाला एक योग्य शासक हो तो महाराणा ही होने चाहिए। जब उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो सारे दरबारी मिलके जगमल को गद्दी से हटा देते हैं और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब जगमल मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा जाते हैं जगमल। ये चल जाते हैं अकबर के खेमे में। अकबर को यही चाहिए था। अकबर एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक बिहेवियर का था, उसका दिमाग बहुत ही शार्प था। अकबर को महान कुछ हद तक इसलिए भी बोला जाता है कि उसने तलवार बहुत कम चलाई थी, उससे ज़्यादा वो दिमाग चलाया था। आप किसी को तब क्रूर बोलते हैं जब वो तलवार चलाए और खून बहाए, है ना। अकबर इस चीज़ों से परहेज करता था, सोचता था कि जब चीज़ें आसानी से हो जा रही है तो फिर तलवार क्यों चलाना। जगमल घर का वेदिया बन गया और जाके अकबर से मिल गया। उनके साथ साथ इनके एक दो और भाई थे जो कि जाके अकबर से मिल गए। उनमें से एक शक्ति सिंह भी थे। हालांकि बाद में शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और फिर आके वो महाराणा प्रताप से मिल जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। और अकबर के द्वारा किया गया प्लानिंग जो महाराणा प्रताप के खिलाफ था, इनको बता देते हैं। तब तक ये देख लेते हैं कि उस वक्त हमारे देश की स्थिति क्या थी, खासकर नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में मुगलों का हालत टाइट था। हुमायूं के बाद अब सत्ता में आता है अकबर। अकबर अब मुगलों का गद्दी संभालता है। इसकी रणनीति थोड़ी अलग होती है। ये पहले किसी शासक के पास अपना दूत भेजता है। अगर वो राजा मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन पे आक्रमण करता है। ये कहता है कि आप अपना सत्ता जो है स्वतंत्र रूप से चलाइए, अपने ढंग से चलाइए, लेकिन मुगलों के अधीन। बात वहीं हो जाती है सोने के पिंजरे में दूध रोटी वाली। तो 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इन्हें सत्ता सौंप दी जाती है और इस सत्ता के साथ आती है बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां जो महाराणा का इंतजार कर रही थी। बहुत सारे ऐसे नरेश थे, राजपूत नरेश, जो अपना तलवार डाल चुके थे अकबर के आगे। वो मुगलों का सत्ता अपना चुके थे, उनके अधीन रह के काम करते थे। उन सब से महाराणा को बहुत ही चिढ़ था और महाराणा के सामने एक बड़ी चुनौती थी अपने स्वाधीनता को बरकरार रखना और अपने लोगों के लिए लड़ना। जैसे मैंने बताया कि अकबर करता क्या था, पहले किसी शासक के पास कुछ डिप्लोमेट्स भेजता था। अगर वो शासक मान जाए, उनके बातों में आ जाए कि मुझे मुगल सत्ता के अधीन रह के ही काम करना है तो ठीक, वरना अकबर उन पे अटैक करवाता था। जब महाराणा प्रताप सत्ता संभालते हैं तो ये प्रस्ताव इनके पास भी आता है, कम से कम 7 से 8 बार। महाराणा प्रताप सबकी मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनका सेवा
सत्कार करते हैं। इन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया। ये हमेशा लोगों का सेवा सत्कार करते थे, सम्मान दिया करते थे, ये सबको बराबर हक दिया करते थे। आप अगर गौर कीजिएगा अपने इतिहास पे, अगर हम गौर करते हैं अपने भारतीय इतिहास पे, तो जितने भी बड़े शासक हुए सब में एक चीज़ सिमिलर थी, ये जातिगत और धार्मिक भेदभाव से दूर थे। ये सबको गले लगाते थे जो अपना हो सके। तो महाराणा प्रताप की गद्दी पर बैठने के बाद इनके पास भी प्रस्ताव आता है, कम से कम 7 से 8 बार। ये सबको खिलाते पिलाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं और बोलते हैं भाई साहब बात ऐसी है कि एक बात मत बोलिएगा। जो इन्हें समझाने आते हैं, जो डिप्लोमेट्स आते हैं, वो इन्हें समझाते हैं कि आप अकबर के अधीन आ जाइए, आप पे ना आक्रमण होगा ना कुछ भी। महाराणा प्रताप उनके सारे बातों को सुनते हैं और लास्ट में एक ही जवाब देते हैं कि देखिए सारी बातें एक तरफ, मैं कभी अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं, मैं मुगलों के अधीन कभी आ ही नहीं सकता। लगभग राजस्थान के बहुत सारे जो भाग थे वो अकबर के कब्जे में आ गए थे, लेकिन ये जो 2-3 एरिया था जहाँ पे महाराणा प्रताप विराजमान थे, ये ले पाना मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। या साउथ और नॉर्थ में जो बिजनेस होती थी, इस मार्ग को ये बाधित करता था। इसके वजह से ये मुगलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और यहाँ बैठे थे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप सबको ना बोल देते हैं। तो लास्ट में अकबर भेजता है मान सिंह को। मान सिंह कमांडर थे और साथ ही साथ एक राजा भी थे, राजपूत राजा थे, जो कि अकबर के साथ रहा करते थे, अकबर के संबंधी थे। बड़ा एक मज़ेदार कहानी है ये। जब मान सिंह महाराणा प्रताप के महल में पहुंचते हैं, तो जैसे अक्सर होता क्या है हम लोगों के साथ, आप लोग या हम लोग सब लोग करते हैं ऐसे, लगभग बहुत लोग ऐसे करते हैं। अगर आपको किसी मेहमान से मिलने का मन ना करे तो आप अक्सर बहाना बना लेते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है। तो ठीक वैसे ही हुआ। मान सिंह आए दरबार में महाराणा प्रताप से मिलने। मान सिंह का भव्य स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप के बड़े बेटे अमर सिंह थे, इन्होंने भव्य स्वागत किया। तो मान सिंह ने इच्छा जताई कि मुझे महाराणा प्रताप से मिलना है, क्योंकि एक राजा आता है तो एक राजा से ही मिलना होता है। तो अमर सिंह ने बोला, महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह ने बोला कि पिताजी की सेहत अच्छी नहीं है, वो नहीं मिल सकते। महाराणा प्रताप से जब बोला गया कि आए हैं मान सिंह मिलने, तो महाराणा प्रताप ने बोला कि जाओ बोल दो मेरा पेट दर्द कर रहा है। लेकिन मान सिंह जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे महाराणा प्रताप से मिलना ही है। तो अंततः महाराणा प्रताप आते हैं, मान सिंह से मिलते हैं। मान सिंह शुरू हो जाते हैं, इनको कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। मान सिंह के सारे बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे महाराणा प्रताप। और फिर लास्ट में जब मान सिंह उठ के जा रहे थे, तो महाराणा प्रताप ने टॉन्ट कसते हुए बोला कि अकेले आए हैं, साथ में फूफा जी को नहीं लाए। ये जो जोधाबाई थी अकबर की पत्नी, ये मान सिंह की बुआ थी। इस बात को सुनते ही मान सिंह थोड़ा नाराज हो गया। ये बात जाके उन्होंने अपने फूफा को बताई, मतलब अकबर को बताया कि बात ऐसी है कि महाराणा प्रताप मानने वालों में से है नहीं, ये एक हट्ठी इंसान है, ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहते हैं। तो मुगल सत्ता के तरफ से गए हुए थे मान सिंह, इनके खाली हाथ लौटने का मतलब मुगल सत्ता का अपमान था। इधर अकबर युद्ध के तैयारी में जुट जाता है। महाराणा प्रताप को पता था कि मैं अगर इस इंसान को मना करता हूं तो अगली चुनौती आने वाली है युद्ध, और ये युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इनका थोड़ा परिचय दे दूं। एक 7.5 फीट का इंसान, वजन लगभग 1 क्विंटल से ऊपर, तलवार जिसकी 75-70 किलो की हो, पूरा वजन ढाल तलवार भाला मिला के 208 किलो का हो, मतलब 2 क्विंटल। आप सोच सकते हैं वैसा कोई शक्तिशाली शख्स किसी इंसान को मार दे, तो अगर हवाएं दाएं तरफ से बह रही हैं तो बाएं तरफ से बहनी शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप जितने ताकतवर थे, उनका गुणगान ऐसे ही करना सही होगा, क्योंकि मैं 1-2 और कहानियां बताऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे कि ये रियल में ये कितने ताकतवर थे। तो अब आप बात करेंगे कि जब आपके महाराणा प्रताप, जो हमारे महाराणा प्रताप इतने ताकतवर थे, तो उन्हें इतना युद्ध से परेशान क्यों होना पड़ा। तो बात वहीं आ जाती है, ये सबके साथ है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया, जब मैं बात कर रहा था बाबू वीर कुंवर सिंह की,
जब ये गंगा पार कर रहे थे तो किसी अपनों ने ही इनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक उसी प्रकार से हर योद्धा के साथ एक ही समस्या होता था कि इनके अगल बगल एक जयचंद पैदा ले लिया करते थे। हल्दी घाटी का दृश्य क्या था? निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। 80,000 की मुगल सेना से मुट्ठी भर राजपूत और भीड़ लड़ रहे थे, फिर भी युद्ध बराबरी का था। साम दाम दंड भेद भाव सब अपना के अकबर देख लेता है और समझ जाता है कि महाराणा प्रताप मानने वालों में से नहीं है। ये मेरी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर फाइनली डिसीजन लेता है और युद्ध की तैयारी करता है। इधर महाराणा प्रताप भी तैयार थे। तब शुरू होती है प्रातःकाल 30 मई 1576 को हल्दी घाटी की युद्ध। आपको पता है इस जगह को हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं? हल्दी पीले रंग का होता है। यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है, वो पीले रंग की थी। लेकिन जब युद्ध हुआ, यहाँ की जो मिट्टी थी वो पूर्णतः लाल रंग में परिवर्तित हो गई। वो पूर्णतः लाल हो गई। इतना खून बहा था और कुछ ही घंटों में। एक तरफ मुगलों के सेना में बेहतरीन तोपखाने, बेहतरीन सैनिक, और इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के तरफ से मान सिंह को सौंपा गया और साथ ही साथ आसफ खान को। अकबर इस युद्ध में शामिल नहीं था। अकबर को पता था कि मैं किसके सामने जाने वाला हूँ, मैं किससे युद्ध करने वाला हूँ। एक 7.5 फीट हाइट का इंसान जो 2 क्विंटल का हथियार कैरी करता हूँ। अकबर की हाइट थोड़ी छोटी थी। अकबर को पता था कि इनके सामने आने के बाद मेरी हालत क्या होने वाली है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अकबर के तरफ से एक सेनापति आया था जिसका नाम था बहलोल खान। बहलोल खान का उस वक्त बहुत ही आतंक था। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खान को भी भेजा था। बहलोल खान की भी अच्छी खासी हाइट थी, पर्सनालिटी का मजबूत था, हट्टा कट्टा था। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से इसके 2 भाग कर दिए। बहलोल खान के 2 भाग कर दिए। साथ ही साथ घोड़ा को भी। आप सोच सकते हैं कितना ताकतवर थे कि एक बार में बहलोल खान के साथ साथ इसके घोड़े को भी इन्होंने 2 भाग में काट दिया। इतने ताकतवर थे महाराणा प्रताप। तो शुक्र है अकबर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी कि अकबर इस युद्ध में नहीं आए। इधर मुगलों की फौज लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में थी। 1 लाख ही मान लीजिए। मुगलों की फौज 1 लाख। एक तरफ 1 लाख सैनिक, अच्छे घुड़सवार, बहुत सारे तोपखाने, और एक तरफ सिर्फ 20,000 सैनिक। आप सोच सकते हैं ये युद्ध कैसे होने वाली है। आपको सोच के लग रहा होगा कि ये युद्ध एक तरफा होगी। नहीं, इधर जो 20,000 सैनिक थे ये महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ रहे थे। इन सब में एक खूबी थी, इन सब में जज्बा भरा हुआ था। महाराणा प्रताप का एक सैनिक कहा जाता है मुगलों के 10 सैनिक के बराबर थे। और महाराणा प्रताप के तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी थे। हकीम खान सूरी इनके इतने वफादार थे कि जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप पे वार किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने एक साथ लगभग 10 मुगल को मारा और महाराणा का रक्षा किया इन्होंने। और बड़ी दुखद बात हुई कि हकीम खान सूरी की हल्दी घाटी के युद्ध में मौत हो जाती है। हल्दी घाट के युद्ध में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की जिक्र होती है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा एक जानवर था। हालांकि वो महाराणा प्रताप के बहुत ही प्रिय था, जो मरा नहीं शहीद हुआ, वो था चेतक। मैं चेतक की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। चेतक महाराणा प्रताप के पास आया कैसा, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि चेतक की जो आंखें थी वो नीले कलर की थी। हुआ क्या, अरब का व्यापारी 2 घोड़े लेके आया, एक नीले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। तो उदय सिंह द्वितीय ने बुलाया महाराणा प्रताप को और बोला कि इन दोनों घोड़ों में से जो घोड़ा पसंद हो वो पसंद कर लो, जो घोड़ा अच्छा लगे उसे पसंद कर लो। तो महाराणा प्रताप जैसे ही कुछ बोलना शुरू किए तो वही शक्ति सिंह खड़े थे, महाराणा प्रताप के छोटे भाई। थोड़ा ये जलनखोर टाइप के इंसान थे, महाराणा प्रताप को देख के जलते थे।
तो शक्ति सिंह ने भी अपने पिता से बोला कि मुझे भी घोड़ा चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने जब ये सुना कि शक्ति सिंह बोल रहे हैं कि मुझे भी एक घोड़ा चाहिए, तो महाराणा प्रताप ने जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था उसका तारीफ करना शुरू कर दिया। जब शक्ति सिंह को लगा कि शायद महाराणा को पसंद है ये सफ़ेद रंग का घोड़ा, तो शक्ति सिंह ने क्या किया, झट से उस पर बैठ के सवारी कर ली। इस प्रकार से उदय सिंह ने शक्ति सिंह को सफ़ेद वाला घोड़ा दे दिया और नीले रंग का जो घोड़ा था, जो चेतक था, वो महाराणा प्रताप को मिला। चेतक की वीरता को अब समझ पाएंगे जब मैं बात कर रहा हूँ हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ क्या, भयंकर लड़ाई चल रही थी, भयंकर रक्तपात हो रहे थे। महाराणा प्रताप करते क्या थे, चेतक के जो चेहरे के आगे है सूंड लगा दिया करते थे। इससे होता क्या था, जो अपोनेंट में जो हाथियाँ थी वो कंफ्यूज हो जाती थी कि ये घोड़ा है कि हाथी है। ये सूंड को देख के थोड़ा उनमें कंफ्यूजन हो जाता था। तो जब युद्ध चल रही थी तो मुगलों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। मान सिंह बैठे हुए थे हाथी पे और महाराणा प्रताप बैठे हुए थे घोड़े पे, चेतक पे बैठे हुए थे। चेतक क्या किया, सेंट्रल लाइन को तोड़ते हुए वो सीधे पहुंच जाता है मान सिंह के पास और मान सिंह का जो हाथी था उस हाथी के दांत पे पांव रखता है और सीधे हाथी के ऊपर चढ़ जाता है चेतक। ये लग रहा है ना फिल्मों जैसा, लेकिन ये बातें हकीकत थी, था ऐसा चेतक, इसीलिए आज हम उसे इतना प्यार से याद करते हैं। चेतक हाथी के दांत पे पैर रखता है और चढ़ जाता है हाथी के ऊपर। महाराणा प्रताप के पास था बड़ा सा भाला, इन्होंने दे मारा मान सिंह को। मान सिंह मात्र 1 से 2 इंच के लिए बच जाते हैं। अगर शायद मान सिंह को उस दिन ये भाला लग जाता तो इतिहास कुछ अलग तरीके से लिखा जाता। लेकिन हुआ क्या, मान सिंह का जो महावत था, जो हाथी पे बैठे हुए था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मुगल क्या करते थे, हाथी के साइड में ये तलवार लगाया करते थे। तो जब चेतक हाथी के ऊपर चढ़ता है तो इसका एक पांव जख्मी हो जाता है, उसी तलवार से कट जाता है। के बावजूद जब महाराणा प्रताप भी घायल हो जाते हैं, चेतक घायल है, एक पैर कटा हुआ है, उसके बावजूद कहा जाता है 25 फीट का नाला ये फांद जाता है और महाराणा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक इन्हें एक सुरक्षित जगह पे ना पहुंचा दे। अक्सर आप कहीं कहीं सुनिएगा, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अकबर की हार हुई, कुछ बोलते हैं कि महाराणा जीत ना पाए, लेकिन दरअसल जो हल्दी घाटी की युद्ध थी ये इनडिसाइसिव थी। ना तो अकबर की जीत हुई, ना ही महाराणा की हार हुई। हल्दी घाटी की जब युद्ध खत्म हो जाती है, उसी वक्त महाराणा प्रताप कसम लेते हैं कि जब तक मैं चित्तौड़ को वापस ना ले लूं, मैं एक सन्यासी के भांति जंगलों में अपना जीवन गुजारूंगा, घास की रोटियां और पत्थरों को अपना बिस्तर बनाऊंगा। महाराणा प्रताप कुछ सैनिकों के साथ और अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। घास की रोटियां खाना, जंगलों वाली जीवन जीना। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, भील इनके सबसे करीब थे। ये बचपना जो इनका गुजरा, जो बचपन में भी ये भीलों के साथ खेला करते थे। इन्हें भीलों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। जब छापामार की युद्ध करते हैं महाराणा प्रताप, अकबर के सेना पे अटैक करते हैं जंगल से, उस वक्त भील इनका काफ़ी साथ निभाते हैं। तो कुछ भीलों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ये जंगलों में रहना और संघर्ष वाली जीवन इनकी शुरू हो जाती है। अकबर करता क्या है कि कुछ गुप्तचर भेजता है, सीआईडी टाइप, जो मतलब कान लगा के सुने कि इनके जीवन में चल क्या रहा है। हालांकि अकबर को हल्दी घाटी युद्ध के बाद थोड़ा डर भी था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर था कि ये इंसान फिर से सैनिक ना खड़ा कर ले। अकबर के लिए सबसे बड़ा कोई सरदर्द था तो महाराणा प्रताप थे। तो अकबर कुछ जासूस जो है महाराणा प्रताप के पीछे लगा देता है। जब महाराणा प्रताप की जीवन संघर्षों वाली रहती है, ये जंगलों में अपना जीवन गुजारते हैं। जब गुप्तचर आते हैं अकबर के पास और कहानियाँ सुनाते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं, जब अकबर पूछता है कि ये बताओ महाराणा का क्या हाल है, मतलब वहाँ क्या चल रहा है, महाराणा प्रताप के बारे में पूछता है अकबर, तो गुप्तचर बताते हैं कि महाराज उनकी जीवन तो दयनीय है, एक आम लोगों की तरह अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। जब महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे
तो एक घटना हुआ क्या कि महाराणा प्रताप के जो बेटे थे ये खाना खा रहे थे, घास की रोटियां थीं। तो जब ये खाना खा रहे थे तो इनका रोटी लेके भाग जाता है एक कुत्ता, और महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं ये रोने लगते हैं। महाराणा प्रताप ने जब ये दृश्य देखा तो इन्हें बहुत अजीब सा लगा। ये सोच में पड़ गए कि क्या मैं इसी दिन के लिए लड़ रहा हूँ? ये सारी चीज़ें मेरे वजह से हो रहा है। ना तो मैं राजा रहता, ना तो ये मेरी जीवन होती। ये एक पत्र लिख देते हैं अकबर को। अब होता क्या है, एक अफवाह फैल जाती है अकबर के द्वारा कि महाराणा प्रताप सरेंडर करने वाले हैं। अब ये जो खबर है आग की तरफ फैलती है चारों तरफ से पत्र आता है महाराणा प्रताप को, और बाकी राजा भी पूछते हैं कि क्या आप सच में मुगलों के अधीन आने वाले हैं? महाराणा प्रताप फिर आक्रामक तरीके से जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भामाशाह इनका मदद करते हैं। जब महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षपूर्ण था, जंगलों में रह रहे थे, तब भामाशाह इनका मदद करते हैं बहुत सारे सोने और प्रॉपर्टीज़ के साथ, पैसों के साथ। उन सारे पैसे और धन से महाराणा प्रताप एक अपना आर्मी खड़ा करते हैं। 1582 का युद्ध, दिवेर युद्ध, आपने सुना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है जो कि महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था। इसमें महाराणा प्रताप के खोया हुआ अधिकांश सत्ता ये वापस ले लेते हैं मुगल सत्ता से। वैसे भी तब तक मुगलों की हालत जर्जर होने लगी थी। मुगल धीरे धीरे, मुगल का जो कमांड था धीरे धीरे कम होने लगा था। इसका प्रभाव भारत पे कम होने लगता है, और इधर महाराणा प्रताप की जो शक्ति है ये बढ़ते जाती है। ये एक पे एक किला जीतते जाते हैं। 29 जनवरी 1597 राजस्थान के चावंड में, जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी, वहाँ महाराणा प्रताप अंतिम सांस लेते हैं और इनका स्वर्गारोहण हो जाता है। उसके बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। हम भारतीयों के लिए महाराणा प्रताप का जीवनी एक प्रेरणा से भरा हुआ रहा। हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये हमारे और बहुत सारे नवयुवकों के लिए हमेशा से एक प्रेरणा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए